वेलकम बैक। सी प्लस प्लस के नए सीरीज में आज मैं सी प्लस प्लस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा और कैसे ये डेवलप हुआ, उसके हिस्ट्री के बारे में कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि सी प्लस प्लस बेल लैबोरेटरी का प्रोडक्ट है और सी का सुपरसेट है। तो यहाँ पर बात आती है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या मेन रीजन था इसके डेवलपमेंट का। तो मैंने इसकी हिस्ट्री, जो ब्रीफ हिस्ट्री है, वो मैंने आपको एक छोटे से रूप में रिप्रेजेंट करता हूँ इस वीडियो में। तो नॉर्मली आप ये जान ही रहे हैं कि सी प्लस प्लस एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हम लोग सी जो देख रहे थे वो क्या था, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, और ये सी प्लस प्लस क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैंने इसको जो डिफाइन किया वो इस तरीके से किया कि सी प्लस प्लस इज ए हाई परफॉर्मेंस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एक्सटेंड्स द सी लैंग्वेज विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जेनेरिक एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स। देखिए, इसमें मैंने कुछ टर्म्स यूज किया है। वो टर्म्स क्या है मैं आपको समझाता हूं कि सी प्लस प्लस जो था वो एक हाई परफॉर्मेंस का जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ये एक्सटेंशन है किसका, सी लैंग्वेज का, किसके साथ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के साथ। इसमें मैंने एक टर्म यूज किया जेनेरिक। जेनेरिक टर्म क्या है कि सी प्लस प्लस में एक कंसेप्ट है टेम्पलेट का। टेम्पलेट को जेनेरिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहां पर एक ही वेरिएबल में आप किसी भी तरह के वैल्यू को रख सकते हैं। यानी कि जो डेटा टाइप हम लोग इंटीजर फ्लोट लेकर के चलते हैं कि इंटीजर वैल्यू रखना है तो इंटीजर लेते हैं, फ्लोट टाइप के वैल्यू को कंटेन कराना है तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल यूज करते हैं। तो उस जगह पर यहाँ पर टेम्पलेट टाइप का यदि हम वेरिएबल यूज कर लें तो उस केस में हम किसी भी तरह के वैल्यू को उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए उसको मैंने रखा, एक टर्म यूज किया जेनेरिक एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स। तो देखिए फंक्शनल, तो आप जैसा कि जान ही रहे हैं कि फंक्शन क्या है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ए लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल। जो वो मॉड्यूल बना वो मॉड्यूल क्या कहलाएगा, वही फंक्शन कहलाता है आगे चल करके। ये मैं आपको सी की हिस्ट्री, यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आप सी की हिस्ट्री वाली वीडियो मेरी देखिए, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। आखिर इसका यूजेस क्या है सी प्लस प्लस का, इसको मैंने डाल दिया कि इट इज वाइडली यूज्ड फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, गेम डेवलपमेंट, embedded systems and real time simulations and high performance application। देखिए इसका यूज जो है अभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि बहुत सारा ड्राइवर्स जो है वो डेवलप किया जाता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे सेल के डेवलपमेंट में इसका यूज किया जाता है, गेम के डेवलपमेंट में यूज होता है। अभी करंट टाइम में भी सी प्लस प्लस के बहुत सारे कंसेप्ट्स को यूज किया जाता है गेम के डेवलपमेंट में। इवन कि एआई, आप जान ही रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज किया जाता है सी प्लस प्लस का। यानी उसकी कोडिंग को लिखने के लिए सी प्लस प्लस बहुत ही आसान लैंग्वेज हो जाता है और इसमें उसको यूज करते हैं, यानी कि एपीआई जिसका कॉल करते हैं। तो वो तो खैर बाद की बात है, वो मैं आगे डिस्कशन करूंगा। अब बात आती है कि चलिए ठीक है कि ये इसका एप्लीकेशन है, इन सारे जगह पर सी प्लस प्लस का यूज होता है। अब आते हैं कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिजर्ने स्ट्रस्ट्रूप के द्वारा ये डेवलप किया गया था, और एक्चुअली इसका डेवलपमेंट कब था, 1979 में। तो 1979
यानी कि याद कीजिए कि सी में 1978 में सी के डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंटेशन को पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? डेनिस रिची और के कर्निंगन के द्वारा। और 1979 में बिजर्ने स्ट्रस्ट्रूप ने डेवलप किया किसको? C++ को। लेकिन ये एक्चुअली C++ के नाम से उस समय नहीं था। आखिर क्यों उन्होंने किया? तो एक्चुअली ये भी डेनिस मैथमेटिशियन ही थे, बिजर्ने स्ट्रस्ट्रूप, और ये भी काम करते थे आपको बेल लेबोरेटरी में ही। तो 1979 में उन्होंने जो इसको डेवलप किया, इनका एक्चुअली में जो पीएचडी की थीसिस थी उस पर ये अपना काम कर रहे थे, और उस पर काम करने के लिए इन्होंने एक लैंग्वेज सेलेक्ट किया, सिमुला 67। और उसी सिमुला 67 एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को फॉलो करता था, और वो एक लौता लैंग्वेज था उस समय जिसमें कि आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो अवेलेबल था, या पहला उसको कह सकते हैं, इकलौता नहीं कहेंगे, पहला कहेंगे। तो ये उसी को यूज किया करते थे, लेकिन वो थोड़ा क्लिष्ट था और उसका स्पीड स्लो था। ये दो चीज़ें इन्होंने उसमें रीड किया, तो मैंने वो मेंशन किया है सेकंड पैराग्राफ में। देखिए, इन 1979 when Bijerne Strastrup was doing work for his PhD thesis, one of the languages Strastrup had the opportunity to work with was a language called Simula. उन्होंने जो अपना काम किया वो किस पर कर रहे थे उस समय? सिमुला पर। तो सिमुला 67 क्या है? ये लैंग्वेज है, is regarded as the first language to support the object oriented programming paradigm. मैंने मेंशन कर दिया, जो आपको बताया वही चीज यहां पर मेंशन है कि ये फर्स्ट लैंग्वेज था उस समय जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडिज्म को फॉलो करता था। लेकिन इस जो इन्होंने इस पर काम किया तो कुछ इसका डिसएडवांटेजेस भी उनके सामने आया। तो स्ट्रस्ट्रूप फाउंड that his paradigm was very useful for software development. उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो बहुत काम का चीज़ है, इसका यूज बहुत सारे जगह पर या बहुत सारे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में किया जा सकता है, और ये सी से ज़्यादा आसान कर दे रहा था डेवलपमेंट को। However, the Simula language was far too slow for practical यूज। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका जो स्पीड था वो बहुत ज्यादा स्लो था। डेवलपमेंट में तो ये बहुत कारगर था, लेकिन इसका स्पीड जो था वो स्लो था। तो एक्चुअली में ये बेल लेबोरेटरी में ही काम किया करते थे पहले भी। तो इन्होंने ये देखा कि जो सी लैंग्वेज था, सी से अवेयर थे ये, तो सी लैंग्वेज जो था तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा इसके रेस्पेक्ट में बेटर था। तो उन्होंने क्या किया कि अब इनके पास तो एक ही कंसेप्ट दिमाग में आया कि क्यों नहीं इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को सी पर इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो इनका मेन उद्देश्य तो अब ये हो गया कि इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, किस पर? सी पर। हाँ, तो उसका नाम इन्होंने रखा सबसे स्टार्टिंग में सी विथ क्लास। अब देखिए, मैंने थर्ड पैराग्राफ में उसको मेंशन किया है। हिज गोल वाज टू ऐड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनटू द सी लैंग्वेज कॉल्ड सी विथ क्लासेस, और उसका नाम क्या रखा? सी विथ क्लासेस, विच वाज एंड स्टिल इज अ लैंग्वेज वेल respected for its portability without sacrificing स्पीड। तो देखिए, मेन तो परेशानी इसमें क्या थी? ये बहुत ज़्यादा स्लो था। प्रैक्टिकली यूज करने में सिमुला 67 जो था ये बहुत ज़्यादा स्लो था। तो मेन तो परेशानी यही हो रही थी। तो उन्होंने जो इसको इम्प्लीमेंट किया तो उससे उनको क्या मिला? तो एक ही चीज़ मिला
कि किसी भी तरह का सेक्रीफाइसिंग नहीं था, किस पर्पस से, स्पीड के पर्पस को लेकर के, हाँ, और लो लेवल फंक्शनलिटी को लेकर के। ये दोनों ऑलरेडी सी में तो इसका स्पीड बेटर था, किसी भी तरह के बेसिक माने लो लेवल प्रोग्रामिंग को आसानी से उसमें किया जा सकता था। तो इन्होंने क्या किया कि उसके इंटायर फीचर को चेंज नहीं किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को इसके साथ इंप्लीमेंट कर दिया। हिज लैंग्वेज इंक्लूडेड क्लासेस, बेसिक इनहेरिटेंस, इनलाइनिंग, default function arguments, and strong type checking, in addition to all the features of the C language। तो टाइप चेकिंग के प्रोसेस को इन्होंने रखा, और जो C का एडवांटेजेस था या C का जो मेन पॉइंट था उसको एज यूजुअल इन्होंने रखा, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं किया। अब यहां पर देखिए दो चीजें आपको समझने की है कि जब इन्होंने इंप्लीमेंट किया था तो क्या क्या आया। तो देखिए सबसे पहला तो आ गया कि क्लास को इन्होंने इंप्लीमेंट किया इसके साथ। अब बेसिक इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को, अब ये तो बात आएगी ना कि क्लास क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, इस पर चर्चा होगी, ये एक एक चैप्टर है आपका। इनलाइन क्या है, डिफॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट है। तो डिफॉल्ट देखिए, डिफॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ फंक्शन डिफिनेशन हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ आर्गुमेंट सप्लाई कर देते हैं, ताकि यदि लेस पैरामीटर पास हो तो वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। ये जब फंक्शन में आएंगे तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है। अब इसके बाद बात आती है कि ठीक है, सी विथ क्लास का कंसेप्ट तो आ गया, तो सी विथ क्लास में क्या क्या आ गया। तो दो लैंग्वेज यहां पर आपने देखा कि दो लैंग्वेज यूज किया गया, यानी कि एक तो सी था ही, और सी के साथ साथ सिमुला 67 से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को लेकर के इन्होंने एक नया लैंग्वेज बनाया जिसका नाम क्या दिया, सी विथ क्लास। अब देखिए सी विथ क्लास में क्या हुआ कि और भी बहुत सारा फीचर्स जोड़ा गया, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था, तो वो बहुत सारे लैंग्वेजेस से उसको उठाया गया। जैसे आपका एल्गोल 68 था, एडा था, उन सारे से इन्होंने एक नया नया कंसेप्ट लेकर के इसको और आगे डेवलप किया। और 1983 में इसका नाम चेंज हुआ सी विथ क्लासेस से C++। ये नाम सजेस्ट किए थे रिक मैसिटी, जो कि लोग साथ में काम किया करते थे, एक्चुअली ये दोनों फ्रेंड थे, तो उन्होंने ही ये नाम इनको बताया था कि इसमें चूंकि सी में हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया है, तो एक ही चीज़ की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्लस प्लस जो है ये एक ऑपरेटर है जो कि इंक्रीमेंट करने का काम करता है, एक से वैल्यू को बढ़ाता है। तो उसी तरीके से सी को बढ़ाया गया कितना से, एक से, और वो क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया था। तो ये रिक मैसिटी के सजेशन पर इन्होंने इसका नाम सी विथ क्लासेस से चेंज करके रख दिया, क्या, C++। कब, 1983 में। ये याद रखना है इसको। तब से आपका क्या हो गया कि C++ के नाम से लोग जानने लगे उस समय। अब देखिए, अब है कि इस C++ जो आया इसके साथ है, तो आपको मैं बताया कि बहुत सारा चीज़ ऐड किया गया। क्या क्या था, तो देखिए मेनी न्यू फीचर्स वेयर एडेड अराउंड दिस टाइम, द मोस्ट नोटेबल ऑफ विच आर वर्चुअल फंक्शंस, फंक्शन ओवरलोडिंग, रेफरेंसेस विद द एम्परसेंड सिंबल। एम्परसेंड ये रेफरेंस वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, द कॉन्स्ट कीवर्ड एंड सिंगल लाइन कमेंट्स यूजिंग टू फॉरवर्ड स्लैश। देखिए यहाँ पर कमेंट जो है सी में आप पढ़े थे कि मल्टी लाइन कमेंट को यूज किया जाता था, यानी कि ऐसे आपको माने जब भी यूज करना होता था तो यूज किया जाता था कैसे, ऐसे आपको फ्रंट स्लैश, एस्ट्रिक सिंबल, और जो भी मैसेज होता था, और मैसेज के बाद फिर एस्ट्रिक सिंबल और फ्रंट स्लैश, तो ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाता था। और यहाँ पर क्या एक फैसिलिटी है, तो मैंने मल्टी लाइन कमेंट था, अब यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट का भी यूज कर दिया गया। सॉरी, मैंने इसको सिंगल लाइन बता दिया कि देखिए फ्रंट स्लैश, एस्ट्रिक सिंबल, ये मैसेज
चाहे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितना दो, लास्ट में फिर एस्टेरिस्क सिंबल और फ्रंट स्लैश दे दो, तो ये क्या करेगा, ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाता था। लेकिन अब यहां पर इन्होंने एक नया कंसेप्ट इसके साथ लाया, क्या कि डबल फ्रंट स्लैश यदि लगा दे किसी भी लाइन के पहले तो ये लाइन मेरा सिंगल लाइन, यदि 2 लाइन में है तो दोनों लाइन के पहले डालना होगा, 3 लाइन में करना है तो तीनों लाइन के पहले डालना पड़ेगा। यानी स्टार्टिंग यदि फ्रंट स्लैश से कहीं से भी डबल फ्रंट स्लैश से कर दे तो वो क्या हो जाता था, कमेंट बन जाता था। तो ये इन्होंने इसमें ऐड किया। अब देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग की स्टैंडर्डाइजेशन की, तो होगा कि बेसिक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। तो इन 1985 Strastrup reference to the language entitled the C++ programming language was published। इन्होंने क्या किया था कि एक बुक छापा, जैसे कि सी में आपको देख रहे थे कि 1978 में डेनिस रिची ने और के कर्निंगहन मिलकर के एक बुक पब्लिश किया K&RC के नाम से। उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, 1985 में एक बुक इन्होंने पब्लिश किया और उसका नाम क्या दिया कि द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पब्लिश हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ठीक है कि ये हो गया कि 1985 में उन्होंने एक बुक भी निकाल दिया और 83 में इसका नाम भी C विथ क्लासेस से चेंज होकर के C++ हो चुका था। अब यहाँ आइए कि कुछ मैंने डेट मेंशन किया है, ईयर मेंशन किया, डेट नहीं कहेंगे उसको, ईयर कहेंगे। इन 1990 द एनोटेड C++ रेफरेंस मैनुअल वाज रिलीज्ड। अब इसका जो मैनुअल आपको रिलीज किया गया। अब 90s में ही एक चीज और हुआ कि STL, जिसको कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी कहते हैं, उसको भी इसके साथ जोड़ा गया। और 1998 में इसको स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड कमिटी जो पब्लिश की मैंने पब्लिकेशन के लिए कि ताकि इसमें कोई भी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं कर सके, तो इसके लिए इसको दे दिया गया और उस समय 1998 में ये क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। किसके द्वारा, ISO और IEC के द्वारा। तो ये हिस्ट्री थी। ये आपको जनरल बुक्स में सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैंने इसको एक छोटे से पेज में एक रेफरेंस के तौर पर आपको मैंने बताया। तो और मैंने यहाँ ऐड कर दिया है उनका एक फोटो, इसलिए क्योंकि कोई भी इमेज मैं नाम से तो याद रहता है लेकिन चेहरा से नहीं पहचानते हैं, तो मैंने इसीलिए इस वीडियो के लास्ट में एक फ़ोटो ऐड कर दिया था ताकि आप उनको चेहरे से भी जानिए कि ये हैं। तो अब अगली जो वीडियो आएगी वो अब आएगी इसके फीचर्स के बारे में, ये फीचर्स क्या है और कैसे काम आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।